नमस्कार। आज बात करते हैं महाभारत की। पर यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। असल में ये एक ऐसा विशाल महाकाव्य है जो हजारों साल पुराने समाज का कह सकते हैं कि एक आईना है। तो चलिए आज इसी आईने में झांक कर देखते हैं कि ये हमें क्या क्या दिखाता है। हम सब ने बचपन से महाभारत की कहानी सुनी है ना? पांडवों और कौरवों के बीच सिंहासन के लिए एक जबरदस्त लड़ाई। ये वो कहानी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम तक पहुंची है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसे लिखने में, पूरा करने में 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। जी हाँ, यही वो बात है जो महाभारत को इतना अनोखा और असाधारण बनाती है। जरा इस नंबर को देखिए, 1,00,000 श्लोक। आज हम जिस महाभारत को जानते हैं वो इतना विशाल है। ये गिनती इसे दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक कामों में से एक बना देती है। मतलब कई बड़े बड़े महाकाव्यों को मिला दें तो भी शायद ये उनसे बड़ा ही होगा। तो ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज जैसा है। चलिए अब इसकी एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन समाज के एक टाइम कैप्सूल की तरह हमें क्या बताता है। एक और बड़ी दिलचस्प बात, महाभारत को किसी एक इंसान ने नहीं लिखा। ये किसी एक लेखक की सोच नहीं है बल्कि सदियों तक चले एक सामूहिक कोशिश, एक कोलैबोरेशन का नतीजा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 500 ईसा पूर्व के आसपास, जब कहानियां मुंह ज़बानी सुनाई जाती थीं। फिर धीरे धीरे लगभग 200 ईसा पूर्व में इसमें कानून की किताबें जैसे मनुस्मृति जोड़ी गईं। फिर 200 ईस्वी तक उपदेश और शिक्षाएं शामिल हुईं और करीब 1000 साल बाद 500 ईस्वी तक ये अपने आज के रूप में ढल गया। ये बिल्कुल एक छोटे से बीज से एक घने जंगल के बनने जैसा है। इसका जो सबसे पुराना रूप था, जय संहिता, वो सिर्फ युद्ध की कहानी थी। उसमें करीब 8800 श्लोक थे। और आज का महाभारत 1,00,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ जिसमें युद्ध के साथ साथ कानून, दर्शन और समाज के हर पहलू पर बात की गई है। तो सवाल उठता है कि इसके लेखक थे कौन? माना जाता है कि कहानी की शुरुआत की भाट सारथियों ने। ये वो लोग थे जो रथ चलाते थे और युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल अपनी कहानियों और गीतों में सुनाते थे। फिर ऋषि वेद व्यास ने इसे एक साहित्यिक रूप दिया, एक ढांचा दिया। और उसके बाद भी सदियों तक ब्राह्मण विद्वानों ने इसमें धर्म और समाज के नियम कानून जोड़कर इसे और बड़ा बना दिया। अब सोचिए, जब एक कहानी में इतने सारे लोग सदियों तक कुछ न कुछ जोड़ते रहे तो वो सिर्फ कहानी नहीं रह जाती, वो अपने समय के समाज का एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट कैसा था। उस समाज की जो नींव थी वो था कुल यानी परिवार। पर ये आज के छोटे न्यूक्लियर परिवार जैसा नहीं था। कुल का मतलब था एक बड़ी इकाई जहां सब लोग साथ रहते थे, संसाधन साझा करते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का पूरा साथ देते थे। महाकाव्य में जो कानूनी हिस्से बाद में जोड़े गए उनसे हमें उस समाज की एक और खास बात पता चलती है, और वो थी पितृसत्ता। मतलब एक ऐसा सामाजिक सिस्टम जहां परिवार और समाज में पुरुषों को ज्यादा शक्ति, ज्यादा अधिकार दिए जाते थे। इसके कुछ नियम तो बिल्कुल साफ थे, जैसे घर का मुखिया हमेशा पुरुष ही होगा, पिता की मौत के बाद संपत्ति बेटे को ही मिलेगी, और अगर किसी का बेटा न हो तो भी कोई भाई या दूसरा पुरुष रिश्तेदार ही उसका वारिस बनेगा। महिलाओं के पास अधिकार थे, पर सिर्फ कुछ खास असाधारण हालातों। अब समाज को काबू में रखने के लिए परिवारों को नियंत्रित करना जरूरी था, और इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण मिलता है शादी ब्याह के नियमों में, खासतौर पर गोत्र सिस्टम में। और ये सिस्टम कोई नया नहीं था, ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से चला आ रहा था। यानी महाभारत की कहानी लिखे जाने की शुरुआत से भी बहुत पहले से। गोत्र सिस्टम के 2 सीधे साधे पर बहुत मजबूत नियम थे। पहला नियम, जिसे बहिर्विवाह कहते हैं, कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भाई बहन माना जाता था। और दूसरा, शादी के बाद औरत को अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ये असल में वंश को एक तयशुदा तरीके से आगे बढ़ाने का एक जरिया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि नियम एक बात होते हैं और असल जिंदगी दूसरी। किताबें बताती हैं कि गोत्र से बाहर शादी करना यानी बहिर्विवाह ही आदर्श था, पर अंतर्विवाह मतलब एक ही गोत्र या कुल में शादी के भी उदाहरण मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुपतित्व जैसे द्रौपदी का मामला और बहुपत्नीत्व यानी एक पुरुष की कई पत्नियां होना, ये भी समाज का हिस्सा थे।
इससे पता चलता है कि सामाजिक नियम हमेशा हर किसी पर एक जैसे लागू नहीं होते थे। अब इतने पेचीदा और विशाल महाकाव्यों को समझना कोई आसान काम तो है नहीं। इसीलिए 20वीं सदी में विद्वानों ने इसे ठीक से समझने का एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी काम शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई 1919 में, जब संस्कृत के एक महान विद्वान V.S. सुकथानकर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका मकसद था देश भर में मौजूद महाभारत की अलग अलग पांडुलिपियों को इकट्ठा करना, उनका मिलान करना और एक ऐसा प्रमाणिक संस्करण तैयार करना जिस पर सब सहमत हो सकें। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में 47 साल लग गए। सोचिए, लगभग आधी सदी। और नतीजा था 13,000 से ज्यादा पन्नों का एक विशाल संकलन जो कई वॉल्यूम में छपा। ये नंबर न सिर्फ महाभारत के आकार को बल्कि उसे समझने के लिए किए गए इस आधुनिक प्रयास की विशालता को भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महाभारत की प्रकृति दोहरी है। एक तरफ तो ये एक ऐसी कहानी है जो समय से परे है, जो आज भी हमें प्रभावित करती है, और दूसरी तरफ ये एक ऐसा आईना है जो अपने समय में बंधा है और हमें दिखाता है कि एक समाज कैसे धीरे धीरे बदला, कैसे विकसित हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि आखिर इतनी उथल-पुथल में कोई समाज अपने लिए व्यवस्था कैसे बनाता है। तो प्राचीन विचारकों ने इस पर बहुत गहराई से सोचा और उनका जवाब सिर्फ कोई फलसफा नहीं था। ये सामाजिक तालमेल के लिए एक पूरी की पूरी योजना थी, एक ऐसा प्लान जिसके असर बहुत दूर तक गए। तो हम पड़ताल कर रहे हैं धर्मशास्त्रों की, जो कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का एक कलेक्शन है। इसे ऐसे समझिए कि ये उस दौर का संविधान, कानून की किताब और एक नैतिक गाइड, सब कुछ एक में ही मिला हुआ था, जो एक संगठित समाज के लिए एक पूरा विजन पेश करता था। अब इस पूरी सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में एक सृष्टि की कहानी है। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जिसने, कहा जाता है कि हर इंसान की किस्मत जन्म से ही तय कर दी और समाज में जो ऊंच नीच का क्रम था उसे सही ठहराया। तो ब्राह्मणों ने ये सिखाया कि हर सामाजिक वर्ग, जिसे वर्ण कहा गया, वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के शरीर के एक अलग हिस्से से पैदा हुआ है। और इसी दैवीय शरीर रचना ने न सिर्फ किसी व्यक्ति का समाज में स्थान और उसका काम तय किया, बल्कि एक पवित्र और न बदलने वाला सामाजिक ढांचा भी बना दिया। ये स्लाइड इस पूरी व्यवस्था को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, सबसे ऊपर ब्रह्मा के मुख से जन्मे ब्राह्मण, यानी बुद्धिजीवी और पुजारी। फिर भुजाओं से आए क्षत्रिय, योद्धा और शासक। जांघों से जन्मे वैश्य, व्यापारी और किसान। और आखिर में पैरों से जन्मे शूद्र, जिनका कर्तव्य ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था। हर अंग का अपना काम, जो एक दैवीय व्यवस्था ने तय कर दिया था। लेकिन ये सामाजिक ढांचा सिर्फ लोगों के कामकाज तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये तो जिंदगी के सबसे निजी पहलुओं तक पहुंच गया, जिसमें शादी ब्याह भी शामिल था। और ये बहुत सख्ती से कंट्रोल करता था कि कौन किससे शादी कर सकता है, ताकि सामाजिक पवित्रता बनी रहे। और दिलचस्प बात यह है कि धर्मशास्त्रों ने सिर्फ एक नहीं, बल्कि 8 अलग अलग तरह के विवाहों को मान्यता दी, और हर एक को सामाजिक तौर पर अलग अलग दर्जा दिया गया था। तो इन्हें 4 स्वीकृत और 4 अस्वीकृत रूपों में बांटा गया था। ब्रह्म और देव जैसे स्वीकृत विवाह वो थे जिन्हें परिवार तय करते थे और जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते थे। वहीं दूसरी तरफ अस्वीकृत विवाहों में गांधर्व विवाह, मतलब बिना माता पिता की सहमति के प्रेम विवाह, से लेकर हिंसक राक्षस विवाह तक शामिल थे, जिसमें दुल्हन का अपहरण कर लिया जाता था। इन सब नियमों का एक ही मकसद था, वर्णों की शुद्धता को बनाए रखना। लेकिन एक सवाल उठता है कि उन लोगों का क्या जो इन 4 श्रेणियों में भी फिट नहीं होते थे? तो इस व्यवस्था में उनके लिए भी एक जगह थी, एक ऐसी जगह जो समाज से पूरी तरह बाहर थी। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में एक बहुत ही बुनियादी और विवादास्पद सिद्धांत था कि किसी का मूल्य उसकी काबिलियत या उसके चरित्र से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके जन्म से तय होता है। और इसी ने एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। तो जिन लोगों के काम को अशुद्ध माना जाता था, जैसे शवों को संभालना या गंदगी साफ करना, उन्हें चांडाल या अछूत कहा जाता था। उन्हें स्थापित सामाजिक व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रखा गया था। मनुस्मृति, जो सबसे प्रभावशाली धर्मशास्त्रों में से एक है,
इन लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही कठोर ब्यौरा देती है और ऐसे नियमों की एक पूरी लिस्ट बताती है जो समाज से उनके पूरे बहिष्कार को पक्का करते थे। ये अलगाव कोई मामूली नहीं था, ये बिल्कुल पक्का था। जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, उन्हें देखना तक पाप माना जाता था। सोचिए, इस बहिष्कार को धार्मिक पवित्रता और अपवित्रता की गहरी मान्यताओं के जरिए लागू किया गया था। उनके जीवन को चलाने वाले नियम समाज से उनके पूरे अलगाव को पक्का करने के लिए ही बनाए गए थे। सोचकर देखिए, गांव के बाहर रहना, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना और यहाँ तक कि मृतकों के कपड़े पहनना, ये जिंदगी समाज के बिल्कुल हाशिए पर थी। 5वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध भिक्षु फाश्यान ने जो लिखा, वो इस व्यवस्था की हकीकत को बयां करता है। उन्होंने बताया कि कैसे चंडालों को अपने आने की सूचना देने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा पीटना पड़ता था। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक नियम को रोज के बहिष्कार के रिवाज में बदल देती थी, जिसमें गांव वाले उन्हें देखने के पाप से बचने के लिए पीछे हट जाते थे। किसी भी समाज को आप चलाते कैसे हैं, ये शायद सबसे बुनियादी, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हर कम्युनिटी को रूल्स तो चाहिए ही। प्राचीन भारत के जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस पर सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड सिस्टम बना डाला। और आज हम उसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। और पता है, असली मजा कहाँ है? असली मजा है उस महान डिजाइन और लोगों की असल जिंदगी के बीच के टकरार को देखने में। वो जिंदगी जो उलझी हुई थी, अनप्रिडिक्टेबल थी। और शायद यही प्राचीन भारत की असली कहानी है। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि समाज का डिजाइन कैसा था, फिर बात करेंगे दौलत से जुड़े नियमों की, उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे राजाओं ने और लोगों ने इन नियमों को चुनौती दी। एक बिल्कुल अलग ही कहानी को जानेंगे और आखिर में नियम और हकीकत की इस पूरी बहस से क्या निकल कर आता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लूप्रिंट के बिल्कुल कोर से, यानी जाति व्यवस्था से। ये एक कोशिश थी एक स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनाने की। तो ये जाति व्यवस्था आखिर है क्या? इसे ना एक सोशल लैडर की तरह समझिए। शुरुआत में तो ये था कि आपका काम तय करेगा कि आप इस सीढ़ी पर कहाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीज बदल गई। अब आपका जन्म तय करने लगा कि समाज में आपकी जगह कहाँ होगी। और ये एक ऐसा बदलाव था जिसके नतीजे बहुत गहरे हुए। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। पहले ब्राह्मणों की 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी, मतलब समाज का एक मोटा मोटा बंटवारा, पुजारी, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। लेकिन कई सारे ग्रुप्स थे जो इन 4 कैटेगरीज में फिट ही नहीं होते थे। तो क्या हुआ? उनके काम के आधार पर नई जातियां बना दी गईं और फिर धीरे धीरे यही व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और बहुत ज्यादा रिजिड हो गई। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बात और साफ होगी, जैसे जंगल में रहने वाले निषाद या फिर कुम्हार और सुनार। पर बात सिर्फ काम की नहीं थी, लैंग्वेज का भी एक बड़ा रोल था। जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे, उन्हें मिलेच्छ कहा जाता था, मतलब एक तरह से बाहरी, और उन्हें नीची नजर से देखा जाता था। अच्छा, अब बात करते हैं इस ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से की, पैसा और प्रॉपर्टी। यहाँ भी रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर थे कि किसके पास क्या हो सकता है। ये नियम ना 2 चीजों पर टिके थे, जेंडर और जाति। मतलब पुरुषों को, खासतौर पर बेटों को, पिता की प्रॉपर्टी विरासत में मिलती थी। बेटियों का उस पर कोई हक नहीं था। हाँ, उन्हें स्त्री धन जरूर मिलता था जो शादी में मिले तोहफे होते थे। और दूसरी तरफ दौलत समाज के सबसे ऊपरी तबके यानी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पास जमा थी, जबकि शूद्रों के लिए तो प्रॉपर्टी बनाना लगभग नामुमकिन था। तो जाहिर है इस व्यवस्था ने समाज में जो ऊंच नीच थी उसे और भी मजबूत कर दिया। और अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम रूल्स को छोड़कर असलियत की दुनिया में कदम रख रहे हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से राजा बनने का हक सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप को था। नियम बिल्कुल साफ था, सिर्फ क्षत्रिय जो वॉरियर क्लास थे वही राज कर सकते थे। देश की रक्षा करना, शासन चलाना, ये उनका एक तरह से पवित्र कर्तव्य माना जाता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में हमेशा ऐसा ही होता था? इतिहास हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत उथल-पुथल थी। चलिए जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। महान मौर्य साम्राज्य, उसके संस्थापक चंद्रगुप्त शायद एक निचले कुल से आते थे। शक शासक तो बाहर से आए थे, फॉरेन नोमैड्स थे। और तो और शुंग, कर्ण
और सातवाहन रूलर्स ये तो खुद ब्राह्मण थे। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि पावर के खेल में जन्म से ज्यादा मौका और ताकत की अहमियत थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा ही नियम तोड़ रहे थे। आम जिंदगी में भी शादी ब्याह और परिवार के मामलों में असलियत उन लिखे हुए नियमों से बहुत अलग थी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें सातवाहनों में देखने को मिलता है। तो देखिए, ब्राह्मणवादी नियमों में शादी को लेकर बड़े सख्त कानून थे। एक था गोत्र सिस्टम। इसके हिसाब से कोई अपने पिता के ही गोत्र में शादी नहीं कर सकता था और शादी के बाद औरत को अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ये नियम था। लेकिन सातवाहन रूलर्स, उन्होंने इन नियमों की कोई खास परवाह नहीं की। उनकी रानियां शादी के बाद भी अपने पिता का ही गोत्र इस्तेमाल करती थीं। कुछ राजाओं की तो एक ही गोत्र की कई कई रानियां थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, राजाओं को उनकी माँ के नाम से जाना जाता था, जैसे गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी का बेटा। ये साफ साफ दिखाता है कि वहां महिलाओं का दर्जा कितना ऊंचा था और उन्हें प्रॉपर्टी रखने का भी हक था। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि वो जो ब्राह्मणवादी ब्लूप्रिंट था, वो अकेला नजरिया नहीं था। एक और पर्सपेक्टिव था, बौद्ध धर्म का, जिसने समाज और उसमें जो इनइक्वालिटी थी उसकी शुरुआत की एक बिल्कुल ही अलग, एक रेवोल्यूशनरी कहानी बताई। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक एक जमाना था, एक सुनहरा दौर, जब सब कुछ परफेक्ट था। कोई राजा नहीं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कोई लालच नहीं। इंसान नेचर के साथ एकदम हार्मनी में रहते थे। पर फिर इंसान के स्वभाव में बदलाव आया। लालच, धोखा, ये सब चीजें पैदा हुईं। लोग अपनी जरूरत से ज्यादा लेने लगे और इसका नतीजा, समाज में कॉन्फ्लिक्ट और केओस फैल गया। पूरी व्यवस्था ही बिखर गई। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकला? लोग एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक बहुत समझदारी का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक लीडर चाहिए, तो उन्होंने अपने में से ही सबसे काबिल इंसान को चुना ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल कर सके। और इस सर्विस के बदले में लोगों ने अग्री किया कि वो अपनी फसल का एक हिस्सा, चावल का एक छोटा सा हिस्सा उस लीडर को देंगे। ये एक तरह का पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। अब यहाँ पे गौर कीजिए, राजा को किसी देवता ने नहीं बनाया, बल्कि लोगों ने खुद चुना था। और टैक्स वो राजा की सैलरी थी, कोई डिवाइन राइट नहीं था। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो इन सारी कहानियों से, इन सारे एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं? ये जो एक तरफ प्लान था और दूसरी तरफ असल जिंदगी थी, इनके टकराव से सबसे जरूरी लेसन क्या मिलता है? सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास सिर्फ नियमों की एक बेजान किताब नहीं होता। ये तो एक जीती जागती, सांस लेती हुई प्रोसेस है। प्राचीन भारत का समाज भी ऐसा ही था। एक तरफ थे ब्राह्मणों के बनाए ऊंचे आदर्श और दूसरी तरफ थी आम इंसान की जिंदगी की उलझी हुई लेकिन असली हकीकत। और इन दोनों के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती थी। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असली इतिहास कहाँ मिलता है? क्या उन पुराने ग्रंथों में जो हमें बताते हैं कि सोसाइटी को कैसा होना चाहिए था, या फिर उन लोगों की कहानियों में जिन्होंने उन नियमों को चैलेंज किया, उन्हें अपने हिसाब से मोड़ा या तोड़ा ताकि वो अपनी खुद की एक हकीकत बना सकें? इस पर जरूर सोचिएगा।